ठीक है, तो अभी एंड तो कहीं फिक्स नहीं था, अगर फिक्स हो जाएगा तो सर हम क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक वैरायटी ये हो गई जिसमें कंटिन्यूअस बीम होगा और एंड दोनों सिंपली सपोर्टेड एंड होंगे। किसी क्वेश्चन में हो सकता है दोनों एंड फिक्स हो जाए, किसी क्वेश्चन में हो सकता है एक एंड फिक्स हो, दूसरा सिंपली सपोर्टेड हो जाए। तो हर तरीके के क्वेश्चन की हमें एनालिसिस करनी है, तभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन था जिसमें कुछ नहीं था, ना सिंकिंग थी ना फिक्स्ड एंड था। अब मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन करूंगा उसकी, जिसमें मेरा एक एंड या दो एंड फिक्स हो सकते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं। और जितने कलरफुल पेन आप अभी यूज करेंगे नोट्स बनाने में, उतना आपको अच्छा रहेगा, इजीली समझ में आएगा। क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आप पूरा कंप्लीट कर करके इतनी बार गूंथ देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, बाद में हमने क्या किया। जब कलरफुल पेन यूज करते हैं तो समझ में आ जाता है कि इनिशिएटिव हमने ये किया था, धीरे धीरे कैलकुलेशन करने में ये चेंज आया। ठीक है, तो ये था हमारा एक तरीके का क्वेश्चन। अब हम दूसरे तरीके का क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे तरीके के क्वेश्चन में अपन बोलते हैं कि फिक्स्ड एंड के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं किसकी, केप्लर-लॉरेंज थ्योरम की। तो मैंने बोला एप्लीकेशन ऑफ केप्लर-लॉरेंज थ्योरम फॉर फिक्स्ड बीम। कौन से बीम के लिए बात कर रहे हैं, फिक्स्ड बीम के लिए बात कर रहे हैं। क्या नया आएगा, कुछ नहीं आएगा, ऐश्वर्या राय आएगी और अभी आएगी कैटरीना कैफ। देखो कैसे आएगी। मान लिया मैंने ये आपका फिक्स्ड बीम है, मान लिया मैंने ये कौन सा बीम है, फिक्स्ड बीम है, और इसकी लोडिंग का मुझे कुछ नहीं पता, इसकी लोडिंग का मुझे कुछ नहीं पता। और कुछ भी हो, मैंने तो फॉर्मूले पढ़ ही लिए थे, 6a XL/L के। राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन था, वो भी दूर हो गया। और नहीं भी होता तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते जाओगे, राइट लेफ्ट समझ में आता जाएगा। तो ये क्या लोडिंग है मुझे नहीं पता, कोई लोडिंग है। ठीक है, इसका नाम मैंने लिया A, इसका नाम मैंने लिया B। सर ये तो ऐसा फिक्स बीम हो गया, हाँ हो गया। और 3 मोमेंट थ्योरम लगाने के लिए सर मुझे मालूम है, यहाँ तो सर मोमेंट आएगा MA और यहाँ मोमेंट आएगा सर MB आएगा, और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होंगी, क्योंकि ये कौन सा एंड है, फिक्स्ड एंड। क्योंकि जब मैंने बेसिक क्लास पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि फिक्स्ड एंड में 3 तरीके की रिएक्शन होती है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और तीसरा मूवमेंट। इसका मतलब सर यहाँ MA और MB तो आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स हो गया। लोडिंग के कारण आपकी अगर वर्टिकल लोडिंग है तो रिएक्शन भी आएंगी वर्टिकल, लेकिन हॉरिजॉन्टल लोडिंग होगी तब जाके हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, नहीं तो वैल्यू नल एंड वॉइड होकर जीरो हो जाती है। जीरो इन द सेंस कि जितना यहां से लगाता उतना ही यहाँ से लगा देता है, तो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो सर अभी अपन ने बोल दिया, तो सर अब ये इसको क्या करें। मैंने पहले ही पढ़ा था कि 3 मोमेंट थ्योरम के लिए एटलीस्ट 3 सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। पहली चीज मैंने यही पढ़ा था कि 3 मोमेंट थ्योरम, नाम से पता चल रहा है कितना, 3 मोमेंट चाहिए। MA और MB हुआ, 2 ही मोमेंट हुए सर, नहीं चलेगा। तो सर करे ही नहीं क्या फिर 3 मोमेंट थ्योरम से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ऐसा कैसे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम तो चलेगा नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हेमा मालिनी ऐश्वर्या राय सोच लो। अब ये क्या चीज हो गई सर, अरे सोच लो, सोचने में क्या जाता है, सोचने में उससे शादी कर लो, उसमें कोई बड़ी बात है क्या, सपने में तो सब कर सकते हैं। इमेजिनरी बात करेंगे, अरे सर इमेजिनरी क्यों, इमेजिनरी काहे के लिए, ये समझ में आएगा क्यों इमेजिनरी बोल रहा हूं। मैंने बोल दिया कि ठीक है साहब मेरी ऐश्वर्या राय से शादी होगी, इमेजिनरी तो है, कौन सा जाके मैं कर लूंगा, इतने हीरो अपन भी नहीं हो ना, इतनी अपनी वो है। तो सेम कहानी इस क्वेश्चन में सर, जब MA MB 2 ही मूवमेंट है, मैंने केप्लर-लॉरेंज थ्योरम पढ़ते ही समय सबसे पहला शब्द निकाला 3 मूवमेंट है, मतलब मिनिमम 3 मूवमेंट या 3 सपोर्ट चाहिए ही चाहिए है, तभी जाके लगेगा। अगर 3 सपोर्ट नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 3 मूवमेंट में पहली चीज ये बोली थी। दूसरा एक कंसेप्ट और बनाया था कि जितने अननोन मूवमेंट होंगे उतनी बार 3 मूवमेंट थ्योरम लगेगी। हाँ सर 2 है सर, मरवाओगे क्या, पहली बार में आप बोल रहे हो कि एक तो 3 मूवमेंट थ्योरम है तो 3 मूवमेंट चाहिए, है ही 2 मूवमेंट, तो मैं 3 मूवमेंट थ्योरम लगा ही नहीं सकता। एक और दूसरी नई बीमारी और डराने के लिए बोल दिया कि जितने अननोन मूवमेंट है सर उतनी बार तो मेरे को 3 मूवमेंट इक्वेशन लगानी। सर यहाँ एक बार लगाने की दम नहीं है, आप बोल रहे हो 2-2 बार लगाओगे तभी MA और MB की वैल्यू आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। बात तो सही है।
लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए मैंने बोला कि मैं तो भैया ऐश्वर्या राय कैटरीना कैफ को सोच लेता हूं। सोचने में क्या जाता है, सोचने में पैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। सोच लिया, गर्लफ्रेंड है, मान लिया, हो गई। तो इमेजिनरी बना के चल लो, अपने मन को खुशी ना। तो सिमिलरली जब भी फिक्स्ड एंड आएगा कैपिलरी थ्योरम में, तो कुछ ना कुछ हमेशा याद रखना, जहां फिक्स्ड एंड वहां जो हीरोइन पसंद उसका नाम इमेजिनरी। कौन पसंद? ऐश्वर्या राय, तो पसंद तो ऐश्वर्या राय। जो नहीं पसंद आए कैटरीना तो कैटरीना, और पता नहीं कौन कौन सी, किसी को सनी लियोनी आए तो वो। जो पसंद आ जाए वो याद रखना कि फिक्स्ड एंड मतलब हमारी हीरोइन की बात हो रही। ठीक है? कैसे हो रही? ठीक है सर, मान लिया इमेजिनरी। तो जैसा मैंने इमेजिनरी मान लिया कि सनी लियोन मेरी गर्लफ्रेंड है, या मेरी शादी हो रही है, या हनीमून में चले गया, XYZ, जो सोचना है सोच लिया। सिमिलरली फिक्स्ड एंड पे भी मैं बोलता हूं कि मैं एक इमेजिनरी सपोर्ट कंसीडर कर लेता हूं, A', इमेजिनरी सपोर्ट विथ जीरो लेंथ। किसकी लेंथ? जीरो लेंथ। जब ए सपोर्ट मेरा आ गया, जब मेरा ए सपोर्ट आ गया, तो उस केस पे एक मूवमेंट हो जाएगा MA'। अब MA', MA और MB में मेरा काम चल सकता है क्या? हाँ, चल सकता है। कैसे चलेगा? क्योंकि मुझे तो 3 मूवमेंट इक्वेशन लगाने के लिए कितने? केवल और केवल 3 सपोर्ट की जरूरत थी, तो मेरी एक इक्वेशन तो लग जाएगी। तो मैंने बोला जैसे ही मेरा फिक्स सपोर्ट आएगा तो मुझे किसकी याद आएगी? मेरी जो भी हीरोइन है पसंदीदा उसकी याद आएगी। इमेजिन कर लूंगा मैं। सिमिलरली जब फिक्स्ड एंड आएगा तो मैं उस स्पान को एक्सटेंड कर लूंगा, इमेजिनरी स्पान को एक्सटेंड कर लूंगा अप टू कितनी लेंथ? जीरो लेंथ। तो जीरो इमेजिनरी स्पान मुझे कंसीडर करना है। जीरो इमेजिनरी स्पान लेंथ का मुझे कंसीडर करना है। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मैंने बोल दिया कि सर जब भी फिक्स्ड एंड आएगा तो मेरी फेवरेट हीरोइन याद आएगी। कौन? इमेजिनरी। उसके साथ मैं शादी कर लिया, हनीमून पे चला गया, सब मैंने इमेजिन कर लिया। इसका मतलब जब भी फिक्स्ड एंड तो हीरोइन, और हीरोइन मतलब कुछ नहीं, इमेजिनरी जीरो स्पान लेंथ। इमेजिनरी जीरो स्पान लेंथ याद आएगी, और उसके अलावा कुछ भी याद नहीं आएगा। ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ? ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ? ऐसा करने से सर मुझे ये फायदा हुआ, ऐसा करने से सर मुझे ये फायदा हुआ कि मेरे को जो एक मोमेंट चाहिए था वो मिल गया सर। जो मुझे एक मोमेंट चाहिए था सर वो मिल गया। अच्छी बात है, मिल गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं 3 मूवमेंट थ्योरम लगा सकता हूं। तो मैं लगा के देखता हूं। तो मैंने बोला अप्लाइंग, इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? कंसीडर इमेजिनरी जीरो स्पान लेंथ टू द लेफ्ट ऑफ स्पान, लेफ्ट ऑफ सपोर्ट, लेफ्ट ऑफ सपोर्ट ए। सिमिलरली सर यहां भी फिक्स है, उसके लिए भी यहां लिख ही देता हूं, आगे बात कर लेंगे। एंड फॉर बी, ठीक है, फॉर बी टू राइट। ठीक है, क्या लिख दिया? कंसीडर इमेजिनरी जीरो स्पान लेंथ टू द लेफ्ट ऑफ सपोर्ट ए एंड राइट ऑफ सपोर्ट बी, राइट ऑफ सपोर्ट बी। एक एक करके बात करता हूं। तो सर लिख देता हूं मैं यहां, क्या इसको बढ़ा देता हूं? जब आप लिख रहे हो तो यहां बढ़ा भी देता हूं, क्योंकि जहां फिक्स आएगा वहां मेरी कौन आएगी? ऐश्वर्या आएगी, कैटरीना आएगी, जो पसंद आए वो आएगी। किसी को तब्बू पसंद आए तब्बू लिख लो, सनी लियोनी पसंद आए सनी लियोनी लिख लो। ठीक है सर, तो मेरा जब भी फिक्स्ड आएगा इमेजिनरी सपोर्ट आएगा ही आएगा। आ गया सर। अब क्या करूंगा? तो बस अप्लाइंग
थ्री मोमेंट थ्योरम ऑन स्पान ए डैश ए बी, इंटरमीडिएट ए डैश ए बी में कौन हुआ? ए हुआ। फिर क्या है सर? कुछ नहीं है, ई आई के बारे में कुछ नहीं, इसको तो अभी आपने E1 I1 लिख के छोड़ दिया, तो क्या हो गया? लेंथ L है तो ठीक है। मैंने लिखा सर M डैश, क्योंकि A डैश लिया था तो M डैश इंटू जीरो लेंथ, तो सर जीरो क्या प्लस सर मुझे मालूम है इधर से A डैश है और इधर से AB डैश है, तो सर दो मूवमेंट आएंगे, सर दो मूवमेंट आएंगे, मैंने पढ़ा, इसको मैंने बोल दिया सर MA डैश, और सर इधर से एक मूवमेंट आएगा MAB, तो सर दो मूवमेंट आएंगे, एक और एक दो, या मैंने बोला सर A डैश A और AB तो दो A, तो अल्टीमेटली मूवमेंट भी सर कितने? दो। टू कौन सा वाला? A दो बार आ रहा तो सर 2MA। लेंथ सर इसकी जीरो, तो EI का कोई लिखने का झंझट ही नहीं, और सर इसकी लेंथ L अपॉन अभी E एक ही स्पान है तो EI लिखोगे तो भी चल जाएगा सर, कोई दिक्कत क्या नहीं। फिर सर कौन सा आएगा? A डैश A में A डैश आ गया, A आ गया सर MB, तो MB इंटू सर B के लिए लेंथ तो वही सर पुरानी L अपॉन EI, बहुत अच्छे सर। माइनस लगा दिया सर, लग गया, बहुत अच्छी बात है। माइनस लगाने के बाद क्या होगा सर? तो माइनस लगाने के बाद सर यहां तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारी कल्पना थी, कल्पना मतलब कल्पना चावला नहीं, कल्पना मतलब इमेजिनरी था, इमेजिन थी, काल्पनिक था कि कोई स्पान है, जब कोई स्पान ही नहीं है तो कोई वैल्यू भी नहीं आएगी सर, बताने दो। और सर इसको तो मैंने बोल दिया कि 6AX बार अपॉन LEI लिख दूं सर, ना 1 ना 2, क्योंकि एक स्पान है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। तो सर इससे मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी सर? किसी को कोई दिक्कत? फिर से देखते हैं सर, पहले ही सीख लिया मैंने कि जब भी मेरा क्या होगा सर, जब भी मेरा फिक्स्ड आएगा तो मेरी हीरोइन आएगी मनपसंद, और उसके साथ सब हो जाएगा, शादी वादी जो समझना है सब वो हो जाएगा सर, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को समझ में आया कि इमेजिनरी मेरी हीरोइन आई, मतलब इमेजिनरी सपोर्ट ऑफ लेंथ जीरो, जब भी फिक्स आएगा तो क्या करना है? इमेजिनरी लेंथ ऑफ जीरो का स्पान लेना है, जिसकी लेंथ जीरो तो जिंदगी होगा ही नहीं, इमेजिनरी है, केवल काल्पनिक है। जैसे नाटक के स्टार्ट में आता है, यह नाटक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इसका मतलब सोची समझी नहीं है, कोई किसी नाटक को चरित्र को कौन नहीं ले, काल्पनिक है, सोचा हुआ है मन से, एक्चुअल में नहीं है ना, तो वही काल्पनिक है। इसलिए मैंने बोला सर काल्पनिक है, A डैश नाम दिया तो मूवमेंट आएगा MA डैश सर, ये MA और ये MB सर, 1 2 3 सपोर्ट, और मुझे मालूम है 3 मूवमेंट मतलब 3 मूवमेंट तो होना ही चाहिए, तो MA डैश इंटू लेंथ सर जीरो, सर A डैश A और AB पे लगा रहा हूं, A डैश A और AB पे, तो दो बार कौन आ रहा सर? A, मतलब इंटरमीडिएट कौन सर? A के कितने मूवमेंट होंगे सर? दो, जो भी इंटरमीडिएट उसका दो, तीन तरीके से कैसे भी याद रख लो, टेक्निकली बोलोगे तो सर यहां से मूवमेंट MA डैश आएगा और यहां से मूवमेंट MAB आएगा, दो मूवमेंट इसलिए 2MA। दूसरा सर नाम लिखा A डैश A और AB तो A दो बार इसलिए 2MA, तो भी बीमारी नहीं सर। तीसरा इंटरमीडिएट को दो बार करना है, वो भी कोई बीमारी नहीं, याद रखने के लिए बस 2 का है ये। तो MA डैश इंटू जीरो स्पान लेंथ, क्योंकि जीरो लेंथ है तो EI का कोई झंझट नहीं पालने का, प्लस सर इंटरमीडिएट A इसलिए 2MA, सर इसकी लेंथ जीरो अपॉन EI लिखने की जरूरत नहीं, सर इसकी लेंथ L अपॉन EI सर A हो गया, अब बचा B, तो MB इंटू सर लेंथ L अपॉन EI इक्वल टू माइनस आई गई उस तरफ सर, यहां कोई लोडिंग नहीं क्योंकि जीरो स्पान लेंथ है, इमेजिनरी है, तो कोई वैल्यू रहेगी क्या? नहीं, जीरो सर। ये वाले पे क्या है लोडिंग मुझे नहीं पता, मैंने तो लिख दिया 6AX बार अपॉन लेंथ L अपॉन EI। ये स्मॉल l कैपिटल से ज्यादा परेशान नहीं होना, ये मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि पर्टिकुलर आपने फॉर्मूले के लिए इस वैल्यू को ही याद किया है, इसलिए कैपिटल L वहां लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि इस पूरे का वो वैल्यू रहता है जो भी हो WL3/4 या WA इंटू L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय L या WBL स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय L
या म्यू इंटू माइनस म्यू इंटू 3a² माइनस l² बाय एल, और प्लस म्यू इंटू 3b² माइनस l² बाय एल, या सर छोटे से वैल्यू ज्यादा तो क्या हो जाएगा सर 80w³ अपॉन 60, और सर उधर से 7w³ अपॉन 60। ये सब वैल्यू याद रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है। ठीक है, तो सर एक इक्वेशन बन गई, बहुत अच्छे सर। अब मैंने बोला था दूसरा तरीका, सर इधर आया बी पे तो फिर फिक्स, तो फिर हीरोइन की याद आ गई इमेजिनरी, जीरो स्पान लेंथ MB डैश। तो सर इस केस पे मैंने पहले भी पढ़ा कि एक बार A डैश हो गया तो उसको भूल जाओ, A B और B डैश पे क्या लगा दूं सर, 3 मोमेंट थ्योरम लगा दूं। तो मैंने बोला अप्लाइंग 3 मोमेंट थ्योरम ऑन स्पान व्हाट, A B और B डैश। तो इंटरमीडिएट कौन, B। 2 बार कौन आया, B। सर टेक्निकली देखूं तो एक मोमेंट यहां से आएगा सर MBB डैश, और सर ये BA है तो एक मोमेंट यहां से आएगा काउंटर इफेक्ट MBA सर। तो सर 2 मोमेंट इसलिए 2MB। कैसे, AB और B डैश सर 2 बार भी तो 2MB आना चाहिए। ठीक है सर, दूसरे तरीके से बोलूं तो B से एक मोमेंट आएगा और BB डैश का 2 आएगा, तो इसलिए 2 बार MB वाले पे मोमेंट आएंगे, इसलिए 2MB सर। तीसरा सर यहां लिखा मैंने कि इंटरमीडिएट कौन इस पे, AB और B डैश में इंटरमीडिएट B, तो 2 टाइम्स ऑफ MB सर इंटरमीडिएट का, ऐसा भी बोल सकते हैं। लगाया MA इंटू लेंथ कितनी हुई बेटा, L अपॉन EI सर, कोई दिक्कत क्या, नहीं सर। इंटरमीडिएट B तो MB डैश 2 बार मोमेंट सर, इसलिए 2MB। लेंथ सर B की एक बार आएगी L अपॉन EI सर, और दूसरा सर कौन है, हीरोइन, इमेजिनरी का कुछ होता नहीं है जिंदगी में असली, इसलिए 0 सर, बस सोच के खुशी मनाने के लिए था। प्लस सर MB डैश इंटू सर लेंथ, क्योंकि 0 स्पान लेंथ है तो 0 सर, माइनस लगाया, माइनस लगता ही है। फिर आ गया सर इधर लोडिंग है सर, क्या लिख दूं सर, 6AX बार अपॉन LEI सर, इसकी तो वैल्यू मुझे मालूम है। और फिर सर क्या है, ये कुछ नहीं है, काल्पनिक है तो कोई लेना देना नहीं। इसकी इक्वेशन नंबर 2 बना दूंगा सर, 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा मैं। क्या सॉल्व सर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट वैल्यू ऑफ, किस किस की मिलेगी सर, थोड़ी सी अकल लगाऊं तो ये 0 और ये, तो MAMB में एक इक्वेशन, इधर MAMB में एक इक्वेशन। तो सर 2 ही अननोन थे, MA मिल जाएगा, MB मिल जाएगा, इन दोनों की वैल्यू मुझे यहां मिल जाएगी, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिक्स में जब भी अब याद आएगा कि जब भी 3 मोमेंट थ्योरम लगाने के लिए फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड के केस पे कुछ याद नहीं रखना, केवल और केवल क्या याद रखना है सर, केवल और केवल याद रखना है कि फिक्स्ड एंड पे फिक्स्ड एंड को एक्सटेंड कर देंगे अप टू कितनी लेंथ सर, 0 लेंथ सर। जैसे फिक्स्ड एंड आएगा तो सर 0 लेंथ रखना है, लोडिंग वोडिंग कुछ होती नहीं है। ये क्वेश्चन काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है, टेलीविजन का याद रख लेना। मतलब सर एक 0 स्पान लेंथ लेना है, या सर मेरी तो हो गई किससे, ऐश्वर्या से सेटिंग, काल्पनिक इमेजिनरी है भाई, एक्चुअल में कौन सी तुम्हारी हुई जा रही, तो वही याद रखना कि जहां फिक्स्ड एंड वहीं ऐश्वर्या राय, या जो पसंद की हीरोइन वहीं वही। और सर 0 लेंथ है, इसका मतलब अल्टीमेटली कुछ नहीं सर, ना वहां कोई लोडिंग है। 0 लेंथ मतलब सोचने के लिए काल्पनिक लेंथ है, इमेजिनरी लेंथ है, उसका कोई मतलब नहीं है। यूज इसलिए करना है क्योंकि 3 मोमेंट थ्योरम में मिनिमम से मिनिमम 3 सपोर्ट या 3 मोमेंट होना ही चाहिए, तब जाके 3 मोमेंट थ्योरम लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, तो हम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा एक ही फंडा याद रखना, जहां फिक्स्ड एंड आएगा वहां 0 स्पान लेंथ लेना है, और वहां उसको एक्सटेंड करके वहां मोमेंट आ जाएगा। जो भी नाम है, ए है तो ए डैश हो जाएगा, बी है तो बी डैश हो जाएगा, सी है तो सी डैश हो जाएगा, मोहन कुशवाहा तो मोहन कुशवाहा डैश हो जाएगा। जो भी ये स्पान है उससे आगे बढ़ा देने का। सिमिलरली यहां भी फिक्स था, तो अगर यहां बी है तो बी डैश हो जाएगा, सी है तो सी डैश हो जाएगा, डी है तो डी डैश हो जाएगा, ई है तो ई डैश हो जाएगा, ऐश्वर्या है तो ऐश्वर्या डैश हो जाएगी। मतलब जो पॉइंट है उससे आगे डैश बढ़ा देना। तो इस तरीके से मेरा फिक्स्ड एंड के लिए मुझे कैलकुलेशन करना है। आराम से आप वीडियो को पॉज करें और लिखें, इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, अभी समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो ये आपका दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल
आएगा इस पे बेस, है ना। फिर इसका सिंकिंग की बात करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। जहां फिक्स्ड एंड वहां पे एक्सटेंड कर दिया, जीरो स्पान लेंथ काल्पनिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मिटा देता हूं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, चीजें बन जाएंगी। तो एक यूनिवर्सिटी में आपके क्वेश्चन आया, वो कर लेते हैं, सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। किसी यूनिवर्सिटी में आया है, जून 2017 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन? एनालाइज द बीम, एनालाइज द बीम as shown in figure. Draw SFD and BMD. ठीक है, तो क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ बड़ा सुंदर सा, दोनों तरफ फिक्स्ड एंड दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में अब चीज और बताऊंगा मैं कि क्या गलती हो सकती है। ठीक है, यहां क्वेश्चन पे ये सपोर्ट दिया नहीं है ना, लेकिन बिना सपोर्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये भी याद रखना, है ना। नहीं दिया है, मैंने 2 बार 3 बार चेक किया, तो जब ऐसा कुछ हो तो एक बार मानना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। ठीक है, तो यहाँ आपका एक यूडीएल लगा 3 किलो न्यूटन पर मीटर का, लोड लगा 4 का, ये डिस्टेंस हुई 1.5 मीटर, ये डिस्टेंस हुई 1.5 मीटर। जब क्वेश्चन में ईआई के बारे में कुछ बोले नहीं, तो अपने से अपन बोलते हैं ईआई क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ये सपोर्ट ए, ये सपोर्ट बी, ये सपोर्ट सी, क्वेश्चन बनाइए, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें पता चल गया कि दो तरफ फिक्स्ड एंड है और दोनों तरफ फिक्स्ड है, तो जीरो स्पान लेंथ या हमारी हीरोइन है। तो पहले तो मैं बात करता हूं, क्योंकि एमए है तो थोड़ा सा टेक्निकली भी बात करूं, तो इस पर 3 रिएक्शन होनी चाहिए, एक वर्टिकल RA, एक हॉरिजॉन्टल HA, और एक मोमेंट आना चाहिए यहाँ MA', सॉरी अभी तो MA। सिमिलरली यहाँ एक रिएक्शन आएगी RC, एक यहाँ मूवमेंट आएगा आपका MC, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी HC। चूंकि यहाँ रोलर है तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी RB। तो अननोन तो सर बहुत सारे हो गए, क्या क्या हो गए सर? RA हो गया, RB हो गया, RC हो गया, MA हो गया, MB हो गया और MC हो गया सर। और साथ ही साथ में HA HC भी रहेगा, लेकिन ये एक दूसरे को काउंटर इफेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे? इस स्पान पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो जितना HA होगा उतना SC होगा, इसलिए HA HC की वैल्यू नहीं भी निकालोगे तो आपका काम चल जाएगा। तब भी 1 2 3 4 5 सर, और 6 सर, कितने 6 अननोन है सर। कितनी इक्वेशन चाहिए सर? 6 चाहिए। तो 6 में से 3 तो मिल जाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन से, बची 3 के लिए क्या लगाना पड़ेगा सर? 3 मोमेंट थ्योरम। दूसरा, मैंने दूसरे तरीके से बोला था कि जितने अननोन मोमेंट रहेंगे उतनी बार 3 मोमेंट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो कितने अननोन है सर? MA MB MC 3 अननोन, तो 3 बार 3 मोमेंट इक्वेशन लगानी पड़ेगी सर। लगानी पड़ेगी। मजबूरी का नाम मोहन कुशवाहा, महात्मा गांधी, मोहन कुशवाहा। तो मैं इसको कर देता हूं। तो कर देता हूं मैं अपना काम चालू। मुझे मालूम है कि कौन सा है, जहाँ फिक्स्ड एंड होगा, वहाँ मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ मेरे को मेरी हीरोइनों की याद आएगी। आने दो। तो सर क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ मोमेंट MA सर, यहाँ मोमेंट MB सर, यहाँ मोमेंट MC सर। कोई दिक्कत की बात ही नहीं सर, इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत की बात है क्या? नहीं है।
तीन अननोन तो 3 बार इक्वेशन लगानी है। तो मैंने बोला जहां फिक्स्ड एंड होता सबसे पहले मुझे याद आता कि 0 इमेजिनरी स्पान लेंथ, अगर ये ए है तो यहाँ ए डैश, लेंथ हो गई 0, बहुत अच्छी। सर सी भी फिक्स है तो यहाँ भी मैं ऐसे से बढ़ा के लिख देता हूँ सर सी डैश, यहाँ हो जाएगा मोमेंट एम सी डैश, यहाँ मोमेंट हो जाएगा सर एम ए डैश। सर ये लेंथ क्योंकि इमेजिनरी काल्पनिक स्पान है तो 0 लेंथ का है सर। अब देखता हूं सर तो मूवमेंट हो गए 1 2 3 4 5, अननोन 3। सर 1 2 और 3 बार लगाऊंगा तो मेरे को इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी क्या सर? ठीक है सर, पहली चीज तो फ्री। अगली बार इसको छोड़ूंगा तो सर 1 2 और 3 पे लगाऊंगा तो क्या सर मेरे को इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी? मिल जाएगी। अभी और आगे चल सकते हैं तो सर मैं क्या करूं सर, 1 2 और 3 पे लगाऊंगा तो इक्वेशन 3 मिल जाएगी क्या सर? मिल जाएगी। तो मेरा एक जो फंडा था कि जितने अननोन मोमेंट होंगे उतनी बार 3 मोमेंट इक्वेशन लगेगी, तो एम ए एम बी और एम सी 3 अननोन थे तो 3 बार 3 मोमेंट इक्वेशन लगनी थी। तो एक्चुअली 3 बार तो 3 मोमेंट इक्वेशन मेरी लग जाएगी। तो मेरा एक टेंशन जो था वो हो गया खत्म कि मेरी 3 मोमेंट इक्वेशन में मेरे को मालूम है कि जितने नंबर ऑफ अननोन होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन 3 मोमेंट इक्वेशन लगानी पड़ती। तो अब मुझे पता चल गया और मेरा एक लोड खत्म हुआ कि हाँ मैं 3 बार लगा सकता हूं। पहली बार ए डैश ए और बी में लगाऊंगा, दूसरी बार ए बी और सी में लगाऊंगा, तीसरी बार बी सी और सी डैश पे लगाऊंगा। और ये सी डैश और ए डैश क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एंड, जहां फिक्स्ड एंड वहां 0 इमेजिनरी स्पान लेंथ का लेने का है, मतलब इमेजिनरी एक्चुअल में नहीं है। अब मैं इसको करता हूं आगे, तो चलता हूं मैं और मैं लगाता हूं सबसे पहले अप्लाइंग 3 मोमेंट थ्योरम। अप्लाइंग, ज्यादा शॉर्ट में लिखना हो तो मैं ऐसा लिख दूंगा तो भी 3 मोमेंट थ्योरम होगा ना, आप नहीं पूरा लिखोगे। अप्लाइंग 3 मोमेंट थ्योरम या इक्वेशन ऑन स्पान। तो पहला स्पान सर मुझे पता है, क्या नाम था सर? ए डैश ए एंड, यही लिख देता हूं, ए डैश ए एंड ए बी। इंटरमीडिएट कौन हुआ? ए हुआ। कितनी बार ए है सर? 2 बार ए है। मूवमेंट कितनी बार आएगा सर? ए का 2 टाइम्स आएगा। ठीक है सर, लिखता हूं सर एम ए डैश इंटू लेंथ, बेटा इमेजिनरी तो 0, बहुत अच्छे सर। इंटरमीडिएट कौन? इंटरमीडिएट ए। जो इंटरमीडिएट होता है वो कितनी बार? 2 बार मूवमेंट आता। तो सर 2ma, या तो ऐसे लिखूं सर, टेक्निकली समझूं सर तो एक मोमेंट आएगा एम ए डैश ए डैश का, और सर दूसरा मोमेंट आएगा एम बी सी का, सॉरी एम ए बी का। तो सर एक और एक 2 मोमेंट, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ एम ए। तीसरा इंटरमीडिएट तो 2 टाइम्स लगा ही सकते हो, तीनों में से जो याद रहा है वैसे लगाओ, लेकिन अल्टीमेटली जो भी मेरा इंटरमीडिएट वाला सपोर्ट है उस पर 2 टाइम्स ऑफ मूवमेंट होना चाहिए। सर इसकी लेंथ 0 तो EI VI का फंडा लगाने की जरूरत नहीं। सर इधर आ जाऊंगा, चूंकि EI कांस्टेंट है तो सर ये कितनी लेंथ हुई सर? अभी लिख देता हूं सर 3/EI, तो क्या चल जाएगा सर? इसकी लेंथ 0, इसकी हुई 3/EI। अभी EI कांस्टेंट है, चलने दो। प्लस कौन होगा सर? B। तो मैंने लिखा सर MB इंटू लेंथ, 20 स्पान के लिए भी सर 3। सर EI तो EI था, लगा दिया। माइनस सर राइट और लेफ्ट फिल्म आएगी। इंटरमीडिएट के दोनों तरफ रखी उंगली, ये कौन सा हैंड? राइट हैंड। ये कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। यहां तो कुछ नहीं, तो सर पहले वाले लोड पे तो 0 लिख दूं क्योंकि इमेजिनरी स्पान है, तो सर ये 0। ये कौन सा हुआ सर? राइट। राइट पे क्या लगा सर? UDL। तो मैं फिलहाल तो 6AX राइट बार अपॉन LEI लिख दूं तो सर चलेगा क्या? राइट क्यों आया समझ में आया? इंटरमीडिएट पे हाथ रखा, ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पे लोडिंग कुछ नहीं तो 0, और राइट हैंड पे क्या लगा है? UDL लगा है, राइट पे लगा, इसलिए 6AXR अपॉन L रख दिया। चाहो तो L1 है ना, 2 3 जो लिखना लिख सकते हो।
अल्टीमेटली सर ये तो 0 होगा सर। ये हो गया सर 6m/EI सर, बहुत अच्छे। चाहूं तो सर मैं एक काम और कर सकता हूं, ये धीरे धीरे मैं स्टेप पे कटल कराना सिखा रहा हूं। पहली बार में खूब बड़ा बड़ा लिखाया सब समझा के, अब धीरे धीरे स्टेप भी कटल होंगी और क्वेश्चन भी छोटे पे जाएंगे। तो सर ये तो 0 प्लस EI निकाल दिया तो 2 3 जा 6m है सर, EI बाहर, प्लस EI बाहर निकाल दिया तो 3MB सर, बहुत अच्छे सर। इक्वल टू सर ये 1/EI कॉमन है, निकाल लूं। अब बताओ क्या सर, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड पे कोई लोडिंग नहीं तो 0 लिखा था, लेकिन लेफ्ट हैंड पे UDL है और UDL के लिए 6AXR/L की वैल्यू होती सर WL3/4। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी सर। EI से EI मेरा क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। वैल्यू पुट कर देता हूं सर मैं, तो मैंने बोला 6MA + 3MB इक्वल टू के पहले यहां थोड़ी सी जगह छोड़ना, बताऊंगा क्यों, माइनस W की वैल्यू सर 3, L की वैल्यू भी सर 3 डिवाइडेड बाय 4 सर। सॉल्व कर दो फटाक से, तो 3 × 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4, तो सर 6MA + 3MB इक्वल टू -20.25 क्या सर, चेक कर लो फिर से, कैलकुलेटर चलाना है बेटा है। 3 × 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 WL3/4, ठीक सर। सर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा, किसी को कोई दिक्कत क्या सर, कोई दिक्कत नहीं। ये जगह क्यों छुड़ा रहा है सर, अभी बताऊंगा। तो पहली इक्वेशन लगा दी सर 6MA + 3MB इक्वल टू -22.25 आया, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। टिक 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 वाला हो गया, अब क्रॉस 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 वाला, इसका मतलब अप्लाइंग 3 मोमेंट इक्वेशन और थ्योरम ऑन स्पान का नाम बता दो सर। तो सर देखो AB और BC, तो AB एंड BC इंटरमीडिएट कौन हुआ सर, B हुआ। B कितनी बार, 2 बार, तो मूवमेंट MB में कितने का, × 2 का। सर टेक्निकली समझाओ, नहीं समझता। B से A गया, एक मूवमेंट आएगा सर MBA, सर B से C गया, दूसरा मूवमेंट आएगा MBC। तो सर 2 B पॉइंट पे एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ MB। तीसरा इंटरमीडिएट सर, तो इंटरमीडिएट का 2 टाइम्स, बहुत अच्छे सर। लिखता हूं MA × लेंथ, लेंथ इज व्हाट सर 3/EI सर, प्लस सर B है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट का 2 टाइम्स ऑफ MB। B के लिए BA स्पान की लेंथ 3/EI, BC के लिए स्पान की लेंथ टोटल 1.5 और 1.5 3, तो 3/EI सर, बहुत अच्छे सर। प्लस सर MC × लेंथ, MC × 3/EI सर, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू माइनस सर, अब राइट और लेफ्ट, हो राइट और लेफ्ट। B के दोनों तरफ हाथ रखा, BA कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में UDL और ये राइट हैंड। तो सर मैं इसको फिलहाल लिखता 6AX left/LEI प्लस इस वाले के लिए लिख दे रहा सर 6AXR/LEI, और सर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या EI हटा दूं तो मेरा टेंशन खत्म, ठीक है सर। 1/EI मैंने यहां से हटा दिया सर, कितना हो गया सर 3MA, बहुत अच्छे सर। 3 और 3 6 और 6 दूनी 12, तो 12MB सर, प्लस 3MC सर, कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस लगाया सर। अब समझता, B और C के इंटरमीडिएट B, ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड पे UDL, तो UDL के लिए सर कोई दिक्कत नहीं, राइट हो या लेफ्ट, फॉर्मूला WL3/4। 1/EI मेरा यहां से दोनों में से क्या हो गया बाहर,
अच्छा, थोड़ा सा एक दिमाग लगाना, नहीं तो होशियारी में लेंथ की लेंथ मत ठोक देना, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूले याद किए हैं वो 6AXL अपॉन एल का है, ना कि 6AX बार का अपॉन एल तक का है। तो यही हटा दिया और उस केवल इतनी चीज का फॉर्मूला, केवल इतनी चीज का ही फॉर्मूला याद है मुझे, इसके फॉर्मूले याद किए हैं मैंने तो, है ना। ये अलग से एल मत लगा देना, ठीक है। राइट और लेफ्ट में यहां आया सर ये राइट हैंड, और राइट हैंड पे पॉइंट लोड। सर फिर याद ही नहीं है कुछ, राइट हैंड पे क्या होगा कैसे होगा। अरे कोई बात नहीं, ऐसे बना के एक बार देख लेना, उसमें क्या है। डब्ल्यू लिखना, इसको ए लिखना, इसको बी लिखना, ये लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, ये राइट टू लेफ्ट आऊंगा। अभी किसकी बात कर रहा हूं सर, राइट की। राइट से गया तो कौन आएगा सर, बी। अब तो याद आ गया सर, क्या याद आ गया, डब्ल्यू बी एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एल। सर इसमें क्या था, बस राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन था, वो समझ में आ गया। सर 1/ai से 1/ai कैंसिल, ये माइनस मत खा जाना, ये माइनस है यहाँ है। यहां तक उतारे इसको, वीडियो को रोक कर लिख लिया। आगे सॉल्व करता हूं मैं इसको। तो एक इक्वेशन तो मेरी आ गई, मैं यहां अपने साइड में अपने लिए लिख लेता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अल्टीमेटली मेरा आ गया 3ma प्लस 12mb प्लस 3mc इक्वल टू माइनस w की वैल्यू 3, l की वैल्यू इस स्पान के लिए 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4। कोई दिक्कत नहीं सर। इस स्पान के लिए w की वैल्यू 4, सर b की वैल्यू 1.5, क्योंकि टोटल 3 का था, आधा आधा तो 1.5, तो मैंने लिखा 3 नहीं, क्या लिखना है b। तो b मतलब यहां से जाने पे जो पहला आएगा, तो b मतलब सर 1.5 इंटू एल का स्क्वायर, तो इस स्पान की लेंथ कितनी सर 3 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करना है सर एल मतलब 3 मीटर। तो यहां से 3ma प्लस 12mb प्लस 3mc इक्वल टू वैल्यू निकाल के बताओ। वैल्यू सही निकालना, कैलकुलेशन गलत तो क्वेश्चन गलत, इसलिए थोड़ा देख समझ के ही कैलकुलेशन करना। कैलकुलेटर चलाते रहना, बिना कैलकुलेटर चलाए नहीं आएगा। किसी को कोई दिक्कत होगी कैलकुलेटर में तो बाद में देखते हैं क्या कर सकते। वैसे प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। थ्री इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इंटू 1.5 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करेंगे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो वैल्यू आपकी आएगी माइनस 33.75। इक्वेशन नंबर 2। किसी को इस इक्वेशन में कोई दिक्कत, राइट लेफ्ट में कोई दिक्कत, फिर से देख लो। 3ma प्लस 12mb प्लस 3mc इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू इतनी, राइट और लेफ्ट फिर से समझो। ऐसे रखा हाथ, यह है मेरा राइट, यह है मेरा लेफ्ट। लेफ्ट में आया यूडीएल की वैल्यू WL3/4। ये आया राइट सर, राइट मतलब पॉइंट लोड मतलब राइट टू लेफ्ट जाने में पहले आएगा बी, तो WB L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एल। सर लगा देंगे वैल्यू पुट करी तो ये आया। अभी तो सर ये वाला भी हो गया। अब लगाता हूं बी सी और सी डैश में, क्योंकि सी भी क्या था फिक्स था, तो किसकी जरूरत पड़ेगी इमेजिनरी स्पान की। तो सर मेरी दूसरी इक्वेशन भी निकल गई। वाह सर, एक और बची। तो अब मैं लगाता हूं अप्लाइंग 3 मोमेंट इक्वेशन ऑन स्पान। किस किस पे लगेगी, रेड वाला, बी सी और सी डैश में। तो बी सी डैश पे कौन 2 टाइम्स सी, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या होना चाहिए एम सी। ठीक, मोमेंट लिखा, यहां से लिखना चालू। एम बी इंटू लेंथ कितनी हुई बेटा 3 अपॉन ई आई प्लस इंटरमीडिएट। सर टेक्निकली समझाओ, टेक्निकली क्या होगा, टेक्निकली कुछ नहीं होगा। सी से बी का एक मोमेंट आएगा तो सर एम सी बी, सी से सी डैश का मोमेंट आएगा तो एम सी सी डैश।
तो बी सी पॉइंट पे कितने मोमेंट सर? 2, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ एम सी। लेंथ की बात करूंगा सर, तो लेंथ क्या हो जाएगी सर? एक तो आएगी सी बी की, और सी बी की लेंथ है 3, तो 3/E प्लस सर दूसरी तो इमेजनरी लेंथ है, तो 0 लिख दो, क्यों टाइम पास करना। प्लस सर एम सी डैश आएगा, एम सी डैश इंटू लेंथ 0 इक्वल टू माइनस, फिर और राइट और लेफ्ट का लफड़ा। ऐसे रखी हाथ इधर, ये हुआ मेरा क्या लेफ्ट, ये मेरा राइट। तो लेफ्ट में एक लोड है W, अब क्या है सर? लेफ्ट है। चलो अब ये ऐसा लिखता हूं, इसको मैंने लिखा 6AX लेफ्ट अपॉन LEI प्लस इधर सर 0 स्पान तो 0, किसी को कोई दिक्कत? अब देखता हूं सर, फिर से मैंने बोला ऐसे स्पान रखा, ये कौन सा एंड है? लेफ्ट, और लेफ्ट है सर, भूल गया अब लेफ्ट है, तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो पहले कौन आएगा सर? ए। ठीक है सर, पहले बी आया था तो डब्ल्यू बी लिखा था, अब ए आ रहा तो क्या लिख दूंगा? इसको लिख देता हूं 1/EI, मैंने पहली फुर्सत में कॉमन निकाला, ये हो गया मेरा 3MB प्लस 3 2 जा 6MC प्लस ये 0, 1/EI यहां से कॉमन निकाल दिया। ठीक है, EI से EI कैंसिल, 6AXL बार अपॉन L की वैल्यू रखनी है सर मुझे। और फिर मैंने बोला कुछ नहीं है, कौन सा एंड है सर? लेफ्ट है, लेफ्ट पे चलने में पहले ए आएगा, तो 3MB प्लस 6MC इक्वल टू माइनस, और जब ए पहले आएगा तो फॉर्मूला WA L² माइनस A² बाय L लगा दूंगा, तो 3MB प्लस 6MC इक्वल टू माइनस, वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो W की वैल्यू A, इसकी वैल्यू 1.5, L की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, L इज व्हाट? 3 मीटर। तो सर 3MB प्लस 6MC इक्वल टू सॉल्व कर देता हूं सर मैं, फटाक से निकल जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर? निकाल देता हूं। 4 इंटू 1.5 ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने 3 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 3, सर माइनस 13.50। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैंने थोड़ी सी यहां जगह बना के लिखा, क्यों? इधर लिखूंगा कुछ, प्लस 3MB प्लस 6MC इक्वल टू माइनस 13.50, इक्वेशन नंबर 3। किसी को कोई दिक्कत? अब यहां जगह छुड़ाई, यहां जगह छुड़ाई, रीजन देखो, कितने अननोन? 3 अननोन। कितनी इक्वेशन? 3 इक्वेशन। क्या कैलकुलेटर में आपको 3 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व करते बनती है? बनती है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो वो 11th में जो पढ़ रहे थे 3, वो उसको सॉल्व करो, पहले से दूसरे को हटाओ, काटो कुटो, वो नहीं। कैलकुलेटर आना चाहिए, कैलकुलेटर से इक्वेशन निकालना आनी चाहिए। तो अब सर मैंने यहां तक एक बार आप लिख लीजिए, फिर कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है इसको आप लिख लीजिए, वीडियो रोक कर, फिर अपन बात करेंगे, फिर इसका कोई यूटिलिटी नहीं बचेगी, इक्वेशन का काम रहेगा, वो अपन लिख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या बचा वो इक्वेशन में लिख देता हूं। आपने इक्वेशन लिख चुके हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं सब मिटाता हूं और आगे सॉल्व करता हूं। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले याद रहेंगे तो चीजें आसान बनती हैं, है ना। पढ़ना जरूर है, बिना पढ़े तो शक्तिमान को भी नहीं बनता, हम तो इंसान हैं। ठीक है, मिटा देता हूं ये सब मैं। अब क्वेश्चन में दम नहीं बची, अब क्वेश्चन में दम नहीं बची, क्वेश्चन की इक्वेशन बनाना दम थी, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा आसानी से। तो मैंने सर 3 इक्वेशन बनाई। पहली इक्वेशन बनी सर मेरी 6MA प्लस 3MB, और मैंने बोला था थोड़ी सी जगह छोड़ दी, इक्वल टू माइनस 22.25, इक्वेशन नंबर 1। सर दूसरी इक्वेशन मेरी बनी 3MA प्लस 12MB प्लस 3MC इक्वल टू माइनस 33.75 सर, इक्वेशन नंबर 2।
तीसरी इक्वेशन बनी सर मेरी 3mb प्लस 6mc इक्वल टू व्हाट -13.50। तीन इक्वेशन सर ये जगह क्यों छुड़ाई? क्योंकि तीन इक्वेशन तीन अननोन सॉल्व करने के लिए। यहां कुछ भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 6ma प्लस 3mb प्लस 0mc लिख दोगे तो कुछ खाने को मांगेगा क्या? नहीं, तो 0mc। ठीक है। दूसरा 3ma प्लस 12mb प्लस 3mc इक्वल टू -33.75। फिर यहां क्या करें? ए बी सी, इधर बी आ रहा तो यहां क्या मैं 0ma लिख दूंगा तो कोई परेशानी? ऐसे लिखने से फायदा क्या? फायदा ये कि ये तीन इक्वेशन को अब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे। जब सॉल्व करते हो वहां a1 b1 c1 और d1 की वैल्यू पूछता, a2 b2 c2 और d2 की वैल्यू पूछता, a3 b3 c3 और d3 की वैल्यू पूछता। और आप यहां गलती से a की वैल्यू रखते, b की रखते और c की रखने का d तो मिलता ही नहीं, क्योंकि आप ये 0 नहीं लिखते, आप सीधा ये -20.25 ठोकते, क्योंकि आप बहुत होशियार हैं। ठीक है। इसलिए तीन इक्वेशन तो तीन अननोन, भले वो 0 हो, तीनों अननोन लिखने पड़ेंगे। अब कैसे सॉल्व करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर मेरे ख्याल से सबके पास मैक्सिमम टाइम तो Casio FX 991 MS रहता है, और किसी का और एडवांस EF रहता है। सब में तरीका वही है। आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले मॉड दबाएंगे। मॉड कब तक दबाते रहेंगे? मॉड आप दबाते रहेंगे जब तक EQN नहीं आ जाए। ध्यान से देखना, अब मॉड कब तक दबाते रहो? मॉड 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 दबाते रहो जब तक कि UQN नहीं दिख जाए इक्वेशन। उसके नीचे 1 लिखा रहता है, देन आप प्रेस कर दोगे 1 नंबर। जैसे ही आपने 1 नंबर प्रेस करोगे तो पूछता है अननोन। क्या पूछता है? ये कैलकुलेटर के लिए है ना, नहीं तो बोलो ये पता नहीं क्या महाभारत है। अननोन क्या पूछता है? अननोन। तो कितने अननोन है? 1 2 3 क्या? तो मैंने दबा दिया 3। क्या दबा दिया? 3। अननोन कितने? 3 दबा दिया। पूछेगा A1 की वैल्यू, तो A1 की वैल्यू रखना 6 और इक्वल टू दबा देना। A1 लगाने के बाद इक्वल टू जरूर दबाना है ना। फिर पूछेगा B1, तो B1 माने 3, B1 माने 3, फिर इक्वल टू दबा देना। C1 पूछेगा, तो C1 आपके पास 0 है तो 0 दबाना और इक्वल टू दबा देना। ठीक है। D1 पूछेगा तो है माइनस, तो माइनस भी दबाना, -20.75। फिर इक्वल टू दबाओगे तो पूछेगा A2, तो A2 लिख देना कितना? 3, फिर इक्वल टू दबा देना। पूछेगा इक्वल टू दबाने का B2, तो B2 की वैल्यू लिख देना 12, फिर इक्वल टू दबा देना। फिर पूछेगा C2, फिर वैल्यू रख देना 3 और फिर इक्वल टू दबा देना। फिर पूछेगा D2, तो D2 की वैल्यू लिखना -33.75, फिर इक्वल टू दबा देना। फिर पूछेगा A3, तो A3 की वैल्यू मुझे मालूम कितनी? 0, इक्वल टू दबा देना। B3 की वैल्यू कितनी? 3, तो 3 दबा के फिर इक्वल टू दबा देना। C3 पूछेगा तो 6, तो C3 की वैल्यू 6 और इक्वल टू दबा देना। D3 पूछेगा तो -13.50 और इक्वल टू दबा देना, -13.50 इक्वल टू दबा देना। ठीक है। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपका आएगा। और एक भी वैल्यू आपने छोड़ी तो प्यार से लिखा जाएगा मैस एरर। A1 की वैल्यू 6 इक्वल टू दबाया, B1 की वैल्यू 3 इक्वल टू दबाया, C1 की वैल्यू 0 इक्वल टू दबाया, D1 की वैल्यू -22.75। ठीक है। A2 की वैल्यू रखी 3 इक्वल टू दबाया, B2 की वैल्यू रखी 12 इक्वल टू दबाया, C2 की वैल्यू रखी 3 इक्वल टू दबाया, D2 की वैल्यू रखी -33.75 इक्वल टू दबाया, A3 की वैल्यू रखी 0 इक्वल टू दबाया, B3 की वैल्यू रखी 3 इक्वल टू दबाया, C3 की वैल्यू रखी 6 इक्वल टू दबाया, D3 की वैल्यू रखी -13.50 इक्वल टू दबाया। तो पहला आंसर देगा x मतलब पहला अननोन, x मतलब आपका जो दे रहा है वो पहला अननोन, तो -2.35 किलो न्यूटन मीटर। फिर इक्वल टू दबा दोगे। इसके बाद जैसे इक्वल टू दबाओगे तो y की वैल्यू देगा, मतलब वो वही वैल्यू y की b, तो ये हो गया -1.85 किलो न्यूटन मीटर। और फिर कैलकुलेटर में से इक्वल टू दबा देना। फिर देगा z की वैल्यू, z मतलब c की वैल्यू -1.33 किलो न्यूटन मीटर।
खत्म कहानी। इक्वल टू दबाओ नहीं दबाओ, वापस आ जाएगा वो वहीं। इसके बाद एक बीमारी और है कि कैलकुलेटर इस मोड के बाद वापस ला नहीं पाते हो, तो फिर आप दबाना प्यार से मॉड। मॉड जैसी दबाओगे तो पूछेगा कॉम्प्लेक्स और कंप्यूट, तो आप तो एक नंबर दबा देना, ऐसे करके एक को एंटर करोगे तो आपका ये कैलकुलेटर का पार्ट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटर का पार्ट है, ये कैलकुलेटर का पार्ट है ना। नहीं तो बोलो सर ये क्या नया नया पढ़ा दिया, ये कौन सी साइंटिफिक भाषा है। ये सिखाने के लिए है, बाकी आप आता है फटक से आप कर लेंगे। तो मेरे तीनों मोमेंट निकल गए, एम ए एम बी एम सी। वैल्यू में मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू में मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? यस, यहाँ मैंने गलत लिखा है इसलिए दिक्कत है। ये 2.5 है, थोड़ा सा ध्यान देख लेना है ना। तो वैल्यू चेंज कर लेना, वैल्यू सॉल्व करके आएगी आपकी, वहाँ गलत है 2.44, दूसरी वैल्यू आएगी 1.88 और तीसरी वैल्यू आएगी 1.31। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू आएंगी। यहाँ 2.25 लिखना था, मैंने 2.15 लिख दिया था। तो कैलकुलेटर से इतना सॉल्व करने के बाद तो हमारा मैक्सिमम काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। जैसे ही मुझे अननोन मिल गए तो मेरे अब रिएक्शन निकाल सकता हूँ। इसको लिखिए, फिर रिएक्शन की बात करते हैं। वीडियो रोक के, ऐसे टुकड़े टुकड़े में इसलिए करा रहा हूँ कि एक साथ एक स्ट्रेंथ में करा दूंगा तो फिर आपको परेशानी बढ़ेगी, कैलकुलेटर चलाने में भी टाइम लगता है। कैलकुलेटर चलाना इसलिए सिखा दे रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा बच्चों को आता नहीं है और बाद में बोलते हैं कि हमें तो आता नहीं और गलत क्वेश्चन करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एम ए एम बी एम सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इससे क्या निकाल देंगे? रिएक्शन निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन में या क्वेश्चन में मेन जो दम थी वो एम ए एम बी और एम सी की वैल्यू निकालने के लिए थी। दूसरी दम थी फिक्स्ड एंड था, तो हमें ऐश्वर्या राय याद आ गई। और तीसरा हमारा क्या था? तीसरा हमारा था इमेजिनरी थी, इसलिए वैल्यू, और तीन अननोन थे और दोनों तरफ फिक्स था इसलिए। तो इतनी मेहनत करने के बाद एम ए एम बी एम सी की वैल्यू मिलेगी। और जब ये मिल गई तो देखो, जिसके बस की एस एफ डी पी एम डी नहीं है, वैसे तो सबके बस की होनी चाहिए, तो उस केस में यही डायग्राम बना के आप क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। ठीक है, और जिसके बस की है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हम तो करेंगे क्योंकि हमें तो सब करना है। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। तो पहले लेंगे कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन। कैलकुलेशन फॉर किसके लिए लेनी है? रिएक्शन। अब रिएक्शन लेना है तो कोई बात ही नहीं, हमने तो पढ़ लिया था साहब। क्या पढ़ा था कि जो भी लगा होगा वो लिख देंगे, एम ए एम बी सॉरी आर ए रिएक्शन, आर बी रिएक्शन, आर सी रिएक्शन। साहब यहाँ मोमेंट आएगा एम ए जो भी आ रहा है, यहाँ मोमेंट आएगा एम बी, यहाँ मोमेंट आएगा एम सी। यहाँ आपका एक लग रहा 3 किलो न्यूटन पर मीटर का और यहाँ लग रहा 4 किलो न्यूटन का। ये लेंथ है सर 3 मीटर, ये लेंथ है सर 1.5 और पूरी लेंथ है सर 3 मीटर। ठीक है, रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन, समीशन ऑफ v इक्वल टू 0। इट मीन जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इक्वल टू जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा आर ए आर बी और आर सी, तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू डाउनवर्ड में आ रहा है 4 प्लस डाउनवर्ड में आ रहा है यूडीएल 3 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर के लिए 3, तो 3 मीटर के लिए 3 इंटू 3। तो अल्टीमेटली आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। इक्वेशन नंबर 4 ही होगी ना, 3 तक तो हो चुकी थी। तो इक्वेशन नंबर 4 से आपका आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू ये आ गया। अब क्या सिखाया था कि जहां मूवमेंट लेना है, यहां मेरे को मूवमेंट लेना है, उस पॉइंट के मूवमेंट चेक कर लेना। प्लस अगर मुझे आर सी निकालना तो एक पहले वाले पॉइंट पे राइट ऑफ द सेक्शन कंसीडर कर लूंगा, आर बी निकालना होगा तो एक पहले पॉइंट पे आर ए पे मूवमेंट ले लूंगा। तो मैंने बोला टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी और कंसीडर कौन सा सेक्शन? राइट ऑफ द सेक्शन, राइट ऑफ द
सेक्शन। ये क्यों लिखना, क्योंकि लेफ्ट भी आ जाएगा और जैसे ही लेफ्ट कंसिडर करोगे तो फिर एम भी अल्टीमेटली जीरो हो जाता है मिला के। यहाँ पे आपका हो गया आरसी, यहाँ हो गया 4 किलो न्यूटन, यहाँ आपका लगा आरबी और कुछ तो नहीं है, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.5। यहाँ साहब मोमेंट आएगा क्या, एम बी, और यहाँ मोमेंट आएगा एम ए। अभी तक जितने क्वेश्चन किए दोनों एंड सिंपली सपोर्टेड एंड था, इसलिए यहाँ मोमेंट की वैल्यू लिख देते थे आप 0, इसलिए इसको नहीं सोचते थे। लेकिन अब क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है और फिक्स्ड एंड पे एक रिएक्शन होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल और तीसरा होता है मूवमेंट, इसका मतलब यहाँ मूवमेंट की वैल्यू आएगी। और मूवमेंट की वैल्यू मैंने निकाली थी, तो एम ए, एम बी और एम सी की वैल्यू निकाली थी। तो एम ए की वैल्यू कितनी थी, एम सी की वैल्यू कितनी थी, ये आपका बी है ये सी है, तो एम सी की वैल्यू कितनी आई थी, एम सी की वैल्यू आई थी आपकी -1.31 और एम बी की वैल्यू आई थी माइनस कितनी आई थी, एमबी की वैल्यू पीछे देखें तो एमबी की वैल्यू आई थी 1.88। तो कुछ नहीं करना, मूवमेंट लेना। आरसी कैसे घूम रहा, हमें तो मूवमेंट के केस में याद रखना, आरसी एन राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, आरसी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आरसी एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, आरसी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हाट 3 मीटर। 4 घूम रहा है क्लॉकवाइज, 4 कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो -4 इंटू 1.5। अभी और कौन बचा, ये वाला MC इस तरफ रहेगा प्लस MC इक्वल टू कहां मूवमेंट ले रहा हूं, B पॉइंट पे इक्वल टू MB, ध्यान रखना है ना। अभी तक C वाला मोमेंट की वैल्यू 0 होती थी इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड एंड होते थे। इस बार ये कैसा है, फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड रहेगा तो C पॉइंट पे जो कपल आ रहा है वो भी लिखूंगा मैं। तो कैलकुलेशन में प्लस MC लिख दे रहा हूं, बाकी वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली पुट कर दूंगा। तो माइनस प्लस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑटोमेटिकली अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं तो ऐसे बनाना पड़ेगा और फिर परेशान होगी। इसलिए MB MC लिख देना, ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। फिर से चेक कर लो, RC एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो R से इंटू 3। चाहो तो आप जब इसको कंसीडर कर रहे हो तो प्लस यहीं लगा दो MC, है ना, MC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं क्योंकि MC मूवमेंट है ना। फिर -4 घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5 और कहां मूवमेंट ले रहा हूं B पे, तो MB वैल्यू पुट कर देता हूं। तो आरसी की वैल्यू तो साहब पता नहीं, तो 3RC, MC की वैल्यू आई 1.31, प्लस माइनस माइनस हो गया, -4 इंटू 1.5 करेंगे तो आ गया 6, और MB की वैल्यू सर -1.88, तो एक ही अननोन कौन, RC कैलकुलेट करके देखो कितनी आ रही, तो ये हो जाएगा आपका -1.18 माइनस का 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा साहब प्लस का 6, और ये माइनस का 1.31 जाएगा तो प्लस का 1.31 डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा तो सर मेरा ये आ जाएगा, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी कितनी सर, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 1.81 किलो न्यूटन। डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही वैल्यू, तो डायरेक्शन ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, आरसी निकल गया, आरबी और निकाल देता हूं, कहां मूवमेंट ले लूं, ए पॉइंट पे, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। और पिछली क्लास में भी समझाया था कि जब पूरा स्पान कंसीडर करूंगा तो यहां एक मूवमेंट आएगा, यहां एक मूवमेंट आएगा, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल समीशन इसका कितना हो जाता है 0। इसलिए MB को कंसीडर जब यहां से पूरा स्पान के लिए लूंगा, अगर मैं हाफ ऑफ द सेक्शन ले रहा तो एक पार्ट आएगा, लेकिन पूरा स्पान लूंगा तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, अल्टीमेटली इसका समीशन कितना होगा 0। तो MB नहीं लिखते हैं। अब चालू करते हैं यहां से, RC घुमा रहा हूं, RC एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस RC इंटू डिस्टेंस 3 और 3 6, MC है आप तो प्लस MC लिख दो, वैल्यू ऑटोमेटिकली बता देगा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। ये 4 घूम रहा क्लॉकवाइज तो -4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 4.5। ये RB घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट 3 सर।
इस MB को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट पे नल एंड वॉइड बना देगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है ये भी। नल एंड वॉइड बना के मोमेंट देगा 0। अगर इसको मैं क्लॉकवाइज मान के चल रहा था तो 1.88 क्लॉकवाइज आएगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज आएगा 1.88, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अल्टीमेटली -1.88 प्लस 1.88, अल्टीमेटली वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन लाने की जरूरत नहीं है। ये 3 कैसे घूम रहा, ये 3 घूम रहा क्लॉकवाइज, तो 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, सो 3 इंटू 3 हुआ फोर्स, हाफ पैक्ट होगा तो 3/2, और यहां क्या मूवमेंट ले रहा हूं, ए पॉइंट पे मूवमेंट ले रहा हूं, तो MA क्या है, वैल्यू रख दो, वैल्यू रखता हूं तो RC की वैल्यू अब भी निकाली 1.81 इंटू 6, MC की वैल्यू आपने निकाली 1.31, 4 इंटू 4.5 कर लो जब इतना कैलकुलेशन कर ही रहे हो तो 4 इंटू 4.5 करेंगे तो साहब ये आ गया 18, RB निकालना तो 3RB, यहां से ही करेंगे तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 तो -13.50, और MA की वैल्यू निकाली कितनी, तो MA की वैल्यू आई थी साहब मेरी मोमेंट की कितनी, वो देख लेते हैं। तो MA की वैल्यू आई थी मेरे ख्याल से, MA की वैल्यू आपकी आई थी 2.44, तो ये मैंने लिख दिया -2.44 जो वैल्यू आई थी। तो अब यहाँ क्या करना है, खाली RB की वैल्यू निकाल ली, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होना है और कुछ नहीं होना। तो RB की वैल्यू निकाल देता हूं मैं, तो RB की वैल्यू यहां कैलकुलेट करके देता हूं, तो RB इक्वल टू कितना हो जाएगा, RB इक्वल टू जरा देख लो, कैलकुलेटर से तो सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, -2.44 उधर, ठीक है, ये प्लस का उधर जाएगा तो -1.81 इंटू 6, ये माइनस का उधर जाएगा तो +1.31, ये माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18, ये माइनस का 13.50 उधर जाएगा तो प्लस का 13.50, ये आ गया 19.51, और डिवाइडेड बाय कितने से करना पड़ेगा, 3 से, तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हो 19.51 डिवाइडेड बाय 3, तो RB की वैल्यू व्हाट, RB की वैल्यू 6.50, पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब जो आपने साइन कन्वेंशन माना था वो ठीक है। ठीक, अब क्या है, अब तो कोई बीमारी नहीं, परेशानी नहीं, RA प्लस RB प्लस RC इक्वल टू 13 है। मैंने बोला पुट द वैल्यू ऑफ RB एंड RC इन इक्वेशन नंबर 4, तो RA प्लस RB की वैल्यू प्लस RC, क्या इक्वेशन है, RA प्लस RB प्लस RC इक्वल टू 13 थी, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। जब यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो RA की वैल्यू पता नहीं, RB की वैल्यू 6.50, RC की वैल्यू मेहनत करके निकाली आपने 1.81, तो RA इक्वल टू इज व्हाट, 13 माइनस 6.50 माइनस 1.81, और RA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6.50 माइनस 1.81, तो 4.69 आपकी RA की वैल्यू आ गई। और चूंकि ये भी पॉजिटिव है और इसलिए इसका डायरेक्शन जो मैंने माना था सही है, तो यहां से मैंने रिएक्शन निकाली। कॉलेज वाले क्या करेंगे आपको, क्योंकि टाइम का उनका कंसेंट कम रहता है, तो वो उस केस पे आपको बोलते हैं कि SFD VMD तो आप बना लोगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया। जब ये सब नहीं बनेगा तो क्या बना लोगे, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था और मेहनत बहुत करनी है, तभी है, प्रैक्टिस पे ही आपका पूरा की पूरा टॉस चलेगा, नहीं तो काम नहीं चल पाएगा। RA की वैल्यू भी मिल गई मुझे, RB की वैल्यू भी मिल गई और RC की वैल्यू भी मिल गई, और जब ये मिल जाती है मेरे को रिएक्शन, तो फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है। फिर मैं तो क्या बना सकता हूँ, SFD बना सकता हूँ, तो SFD बना दूंगा। तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार लिख लो, फिर मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड एंड है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, लिख लिया होगा, तो अब अपन देखते हैं, फिर से समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस स्पान को ही मैंने यहां बनाया, इस कपल की जगह मैंने MC लिख दिया, इस कपल की जगह मैंने MA लिख दिया, बाकी पूरा की पूरा सेम था। मैंने वाला रिएक्शन निकालनी, सबसे पहले मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन समीशन ऑफ V इक्वल टू 0, इसका मतलब जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ लो, इक्वल टू जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा उसको एक तरफ जोड़ लूं। तो मैंने बोला RA प्लस RB प्लस RC है, यहां देख लो RA प्लस RB प्लस RC इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो 4 किलो न्यूटन का नीचे आ रहा, और ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर के लिए 3, तो 3 मीटर के लिए कितना हो गया, 3 इंटू 3, तो RA प्लस RB प्लस RC इक्वल टू कितना हो गया, 4 और 9 13, इक्वेशन नंबर 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने सीखा था कि अगर मुझे RC निकालना तो एक पहले वाले पॉइंट पे राइट या लेफ्ट ऑफ द सेक्शन ले लो और मूवमेंट ले लो,
निकल जाएगा। तो मैंने बोला टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, बी तक क्या दिख रहा वो बना दिया। तो मैंने बोला आरसी दिख रहा, ये एमसी मोमेंट दिख रहा, ये 4 दिख रहा और ये आरबी दिख रहा और यहां पे मोमेंट आएगा एमबी। राइट ऑफ द सेक्शन ले रहा हूं, इसका मतलब केवल यहां एक कपल है ना, ये समझना। राइट ऑफ द सेक्शन ले रहा हूं, इसका मतलब केवल ये एक कपल है, इसलिए यहां पे एमबी को 0 नहीं ठोकना है ना। यहां आपने अगर एमबी को 0 ठोक दिया तो गलत है, वो पूरा स्पान रहेगा जब यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तब की बात है। तो अभी तो मैंने बोला क्योंकि एमबी ले रहा हूं, राइट ऑफ द सेक्शन ले रहा हूं, तो राइट में तो मूवमेंट है, लेफ्ट भी आ जाएगा तो राइट और लेफ्ट एक दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज काउंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब मैंने लिखा आरसी घुमा रहा, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, आरसी घुमा रहा सर एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आरसी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 सर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एमसी लिख दो, वो माइनस है प्लस है क्लॉकवाइज है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ये साइन बता देगा, तो आप तो प्लस एमसी लिख के छोड़ दो। 4 घूम रहा सर क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो -4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5, और कहां मूवमेंट ले रहा बी पे, तो इक्वल टू एम बी। ऑटोमेटिकली बी की वैल्यू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने आप बता देगी, अपने को कुछ करना नहीं। तो 3 इंटू आर सी, एम सी की वैल्यू आई थी -1.31 और ये हो गया 4 इंटू 1.5 मतलब -6 इक्वल टू 1.88। न्यूमेरिकली सॉल्व किया तो आरसी की वैल्यू आ गई 1.81, ये वैल्यू प्लस आ रही, इसका मतलब मेरा डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन मैंने सही माना। अगर ये वैल्यू माइनस आ जाती तो मैं डायरेक्शन चेंज कर देता आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। फिर मैंने बोला साहब आर भी निकाल दो, तो मैंने तो सीखा ही है कि अगर बी निकालना तो ए पे मूवमेंट ले लो ए पे मूवमेंट ले लिया सर। अब यहां पे मेन पार्ट आएगा कि बी पे यहां से क्लॉकवाइज तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये 5 वैल्यू और ये 5 वैल्यू तो प्लस माइनस 5 0 हो जाती, इसलिए इस बी का इफेक्ट यहां पे मूवमेंट के टर्म पे नहीं लेंगे। पूरा सेक्शन हाफ ऑफ द सेक्शन ले रहे थे तब तो एक मूवमेंट आता, पूरे सेक्शन पे ये बी का यहां क्लॉकवाइज है तो यहां एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है सर। आरसी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 प्लस एमसी, ये 4 घूम रहा है क्लॉकवाइज तो 4 क्लॉकवाइज तो -4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4.5 प्लस आरबी घूम रहा सर, आरबी कैसा घूम रहा, आरबी घूम रहा सर कैसा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट 3 सर, यूडीएल क्लॉकवाइज तो -3 इंटू 3 तो हुआ 4, कहां एक्ट होगा हाफ ऑफ द लेंथ पे, तो 3/2 इक्वल टू कहां मूवमेंट लेना सर एम ए पे, तो इक्वल टू एम ए। न्यूमेरिकल में आरसी की वैल्यू मालूम है, एमसी की वैल्यू मालूम है, एमए की वैल्यू मालूम है, पुट कर देंगे तो आरबी की वैल्यू आ जाएगी 6.50 और पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब मैंने जो साइन कन्वेंशन आरबी को ऊपर माना था वो भी सही है। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 में आर ए प्लस आरबी प्लस आरसी में वैल्यू पुट कर दो, आर ए की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको मैं बोलता हूं कि मैंने रिएक्शन कैलकुलेट कर ली, और जैसे ही रिएक्शन कैलकुलेट कर ली तो मैं क्या बना सकता हूं, शेयर फोर्स डायग्राम बना सकता हूं, है ना। वो बन जाएगा, कैसे बन जाएगा अभी बना देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, अब तो बन सकता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन मालूम है, और जब रिएक्शन मालूम है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होती। तो मैं बना देता हूं शेयर फोर्स डायग्राम, कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा कहां से आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर आरसी की वैल्यू बड़ी मेहनत से निकाली मैंने, कितनी निकली 1.81 किलो न्यूटन सर। आरबी की वैल्यू और मेहनत से निकाली 6.50 किलो न्यूटन, और आर ए की वैल्यू आसानी से निकल गई 4.69 किलो न्यूटन। निकल जाने दो सर। अब तो क्या है, एक लाइन ऐसे खींच दूंगा सर, एक लाइन ऐसे खींच दूंगा सर, एक लाइन ऐसे खींच दूंगा और एक लाइन फिलहाल ऐसे खींच दूंगा। वैल्यू बनानी है, एक लाइन बना के छोड़ दूंगा जिसका सुंदर सा नाम होगा बेस लाइन, और इस बेस लाइन पे वैल्यू अब आपको चाहिए तो वो कैलकुलेट कर लेता हूं। एसएफडी और बीएमडी, एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे फर्स्ट ईयर में बनाते थे वही साइन कन्वेंशन लेना है, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। लेकिन कैलकुलेटेड मतलब एमसी एमबी और एमए बनाओगे तो उस पर नेगेटिव वैल्यू ऊपर जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू नीचे जाएगी, और डायग्राम को सीधे सीधे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं रहेगी, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर व्हाट, शेयर फोर्स। तो कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स डायग्राम मैंने बोला सी पॉइंट पे, तो मैं बोला एफ सी पॉइंट पे क्या लग रहा सर, एक पॉइंट लोड लग रहा, कितना सर आरसी, और आरसी की वैल्यू आई 1.81 किलो न्यूटन सर। एफ सी में कोई दिक्कत क्या नहीं है सर, ए बी सी नाम दे दो डी और आपकी इच्छा ई। तो सर एफडी किसकी बात कर रहा हूं, एफडी की। एफडी तक क्या दिख रहा है बना देता हूं।
इस क्वेश्चन के बाद ये डायग्राम बनाना मैं कम करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको एसएफडी पीएमडी आने लगा, तो ये बार बार छोटे छोटे टुकड़े बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं केवल आपको सिखाने के लिए इतनी मेहनत करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या दिख रहा है। आप तो ऐसे भी देखोगे तो भी दिखेगा। तो सर एफडी है, एफडी में सर आरसी जाएगा -1.81 और +4 जाएगा डाउनवर्ड। दोनों को जोड़ दूंगा सर, दोनों को जोड़ के वैल्यू बताओ कितनी आ रही है सर। जब मैं दोनों को जोड़ता हूं तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए 4 - 1.81, 4 - 1.81, तो सर 2.19 आ रही है क्या? तो सर मेरी 2.19 किलो न्यूटन आ रही है सर। क्या बात है, बढ़िया, ठीक सर। डी के बाद में आया बी पे, तो बी पॉइंट तक, बी तक क्या दिख रहा है? बी पे स्टार्ट पे यूडीएल पे रिएक्शन लगी है आरबी, जिसकी वैल्यू है 6.50। एक यहाँ रिएक्शन लगी है जिसका नाम है आरसी, जिसकी वैल्यू 1.81 है। बीच में सर एक लग रहा था लोड 4 किलो न्यूटन का। सर इसकी डिस्टेंस मुझे मालूम है 1.5 मीटर है, और सर इसकी डिस्टेंस भी मुझे मालूम है 1.5 मीटर है। नाम सर इसका बी है, सर इसका डी है, और इसका सॉरी सी और डी है। तो सर मैं एफ बी की बात करता हूं सर, -1.81 ऊपर, +4 नीचे, और कुछ आएगा नहीं। तो सर अभी भी 2.19 किलो न्यूटन आ रही है, कोई बात ही नहीं है ना। तो यहां तक भी मेरे को बी तक भी कोई दिक्कत नहीं। कहा आएगी ना सर? कौन ये और आएगी? कहाँ गलत हो जाएगा? 1.81 +4, ये कौन लिखेगा? -6.50। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आ रही, ये कैलकुलेट कर लो। जैसे ही आप कैलकुलेशन करना सीख जाते हो, एसएफडी बनाना सीख जाते हो, इतना तो आपको समझ में आ जाता है कि ये वैल्यू उतनी रहेगी, और ये एडिशनल जो आ रहा है वो जोड़ते जाओ तो जल्दी हो जाता है। और ये मैं सिखाने के लिए सब लिखा देता हूँ आपको, ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे। करने में तो आप सीधे कर सकते हो। ए पॉइंट पे आ गए, ए पॉइंट पे किसके बराबर होना चाहिए? आर ए के बराबर। देखो जरा, एक तो जा रहा साहब आर सी कितना, -1.81, आर सी का काम खत्म। फिर क्या जा रहा सर? +4, फिर क्या जा रहा सर? -6.50, जो ये इसकी रिएक्शन है आरसी की, सॉरी आरबी की, प्लस डाउनवर्ड आ रहा 3 × 3 सर, और कुछ नहीं। किसके बराबर आना चाहिए सर? आर ए के बराबर आएगा तो सही है, और नहीं आ रहा तो फिर मैंने गलत किया है। तो यहाँ तक तो वैल्यू मालूम ही थी, +9 और जोड़ दो तो सर 4.69, और आर ए बराबर एफ ए आ गया अगर, तो मैंने पूरी मेहनत सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ। जब मैं डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ नहीं करना है, मुझे मालूम है शेयर फोर्स डायग्राम फर्स्ट ईयर की तरह, तो आपका शेयर फोर्स डायग्राम में बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू और बेस लाइन के नीचे निगेटिव वैल्यू। तो पहली वैल्यू आ रही है, इनिशियल तो हमेशा 0 से चालू होता है, सी पॉइंट पे -1.81, तो ये डाउनवर्ड, तो बेस लाइन से नीचे। एफ डी पे +2.19, तो ये यहाँ आ जाएगा +2.19 बेस लाइन के ऊपर। एफ बी पे 4.31, वो भी माइनस का, तो अगेन ये 4.31 माइनस का आ जाएगा। एफ ए पर कितना? तो सर 4.69, प्लस का कि माइनस का, वो देख लेंगे। ठीक है, एफ बी पे 4.31 और इस पे कितना 4.6369, और अल्टीमेटली 0 पे जाएगी। फिर कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं, पॉइंट लोड की टेंडेंसी, डायग्राम को डिक्रीज किया, दोनों के बीच में कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या हुआ? पॉइंट लोड लग रहा ये वाला, तो डायग्राम की वैल्यू इंक्रीज हो गई। फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फिर पॉइंट लोड लगा तो डायग्राम की वैल्यू डिक्रीज हो गई। फिर यूडीएल तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, और फाइनली फिर कहाँ चला जाएगा? 0 पे। सर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव, सर ये वैल्यू मेरी नेगेटिव, सर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव, सर ये मेरी वैल्यू नेगेटिव। इसका सुंदर सा नाम हुआ शेयर फोर्स डायग्राम, इसका सुंदर सा नाम हुआ शेयर फोर्स डायग्राम। इसमें कोई दिक्कत? अब बचा क्या है सर? मैंने स्टार्ट में इस क्वेश्चन पे फ्री बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू नहीं निकाली थी। किसकी वैल्यू नहीं निकाली थी? फ्री बेंडिंग मोमेंट की, या इसी को बोलते हैं एमएक्स की वैल्यू नहीं निकाली थी। निकाल देता हूं, ई पॉइंट के लिए निकालता हूं, तो मैंने लिखा फॉर स्पान व्हाट? स्पान ए बी, एम मैक्स, या इसी का दूसरा सा नाम हो जाएगा एम ई, और
यूडीएल के लिए होगा WL² / 8, तो सर ME की वैल्यू, W की वैल्यू 3, L की वैल्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो सर कितनी वैल्यू आ रही, कैलकुलेट करके दे दो सर, कैलकुलेट करके दे दो, तो कोई बड़ी बात नहीं, 3 × 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो वैल्यू आई सर 3.38, वैसे 3.375 आएगी, कैलकुलेटर फिक्स है मेरा 2 पे, इसलिए ये आ रही ME। उसके बाद सर D पॉइंट पे निकालना है, तो फॉर स्पान BC, और स्पान BC MX या MD इक्वल टू WAB/L, कई मास आप लिखाएंगे WL/4, वो भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपन अभी फॉर्मूले क्यों इतने सारे कचरा बनाए, जो याद है उसी पे वैल्यू लिखेंगे। तो MD इक्वल टू कितना हो जाएगा, W माने 4, A माने 1.5, B माने 1.5, L माने 3, तो MD की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, 4 × 1.5 × 1.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया आपका 3 किलो न्यूटन। कौन आ गया, 3 किलो न्यूटन आ गया सर मीटर। तो ये फ्री एंड मूवमेंट निकाला। आराम से वीडियो रोक कर इसको उतार लें, फिर बनाएंगे अपन इसका कौन सा डायग्राम, फिर बनाएंगे अपन इसका सुंदर सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसमें पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दूंगा इसी के साथ साथ, और उसके बाद बनाऊंगा इस पर मैक्सिमम वाला। तो यहाँ तक बना लीजिए, है ना, फिर बनाते हैं इसके आगे, और इसको वीडियो रोक के लिख लीजिए जब तक। तो उतार लिया होगा, तो अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायग्राम बना देना है। किसका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। बना देते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी बना देते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपको सब मालूम है, आपको वैल्यू मालूम है, ये भी मालूम है, इसके अलावा आपको ये मालूम है कि मेरी MA की वैल्यू आई साहब यहाँ पे पर्टिकुलर -2.44, सर MB की वैल्यू मेरी आई -1.88, और MC की वैल्यू आई सर मेरी -1.31 किलो न्यूटन मीटर। तो इसी का डायग्राम बनाना है। और मैंने बोला कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा सेम बनेगा जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बना रहा था, जैसे मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा था किस पे, जैसे मैं फर्स्ट ईयर के SFD VMD पे बना रहा था वैसे। तो ये हुई मेरी बेसलाइन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा एज अ फर्स्ट ईयर के SFD VMD जैसा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। आपने बोला फ्री एंड है, मतलब इस एंड पे वैल्यू 0, इस एंड पे वैल्यू 0, इस एंड पे वैल्यू 0। आपकी M जब, क्योंकि फ्री एंड बन रहा है एज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फर्स्ट ईयर जैसा, तो पॉजिटिव वैल्यू ऊपर, नेगेटिव वैल्यू नीचे। तो पॉजिटिव वैल्यू आई आपकी ME की कितनी, 3.38, तो आपने ये बना दी 3.38, ठीक है। उसके बाद आपकी MD की कितनी आई 3, तो ये 3.38 से थोड़ा सा छोटा 3। उसके बाद जैसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना वैसे ही बनना है। जब ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने पढ़ा था कि अगर कोई लोडिंग नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, कोई लोडिंग नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आपका UDL है तो पैराबोलिक कर्व, UDL है तो पैराबोलिक कर्व। ये आपका कौन सा डायग्राम बन गया, ब्लैक पेन से जो मैंने बनाया, म्यू डायग्राम बनाया, ठीक है। कई बुकों में म्यू डायग्राम पहले बनाते हैं फिर कंपोजिट बनाते हैं, अपन एक साथ दोनों बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो जब आपको पर्टिकुलर लोड के कारण डायरेक्ट डायग्राम भी मालूम रहते हैं, ये तो मैं सिखाने के लिए बता दे रहा हूँ कि कंसेप्ट क्लियर है, बाकी आपको डायरेक्ट डायग्राम मालूम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने लिखा था पिछले क्वेश्चन में कि कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट, ये क्या कहलाते हैं, कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट जो है उसके लिए वाइस वर्सा चलता है। मतलब जो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फर्स्ट ईयर में बनाते हैं, उसका उल्टा, मतलब बेस लाइन के ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। तो मेरी वैल्यू तीनों नेगेटिव है, इसका मतलब तीनों मेरी बेस लाइन के ऊपर आएंगी, पहली चीज है ना। और सीधे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। तो MA की वैल्यू आई 2.44, यहाँ कहीं मैंने बना दिया 2.44, इस 3 से नीचे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद मैंने बोला MB की वैल्यू आई 1.81, तो इससे और नीचे रहेगा। और MC की वैल्यू आई 1.31, तो थोड़ा सा और इससे नीचे रहेगा। और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है, यहाँ से वैल्यू इंक्रीज हुई, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से मैंने जोड़ दी। ये मेरा बन गया कौन सा डायग्राम, कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट। और H कौन सा करना है, जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है। तो ये निगेटिव है 2.44, तो ये मैंने निगेटिव लिखा। ये मेरा 3.38 पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव लिखा, 1.81 नेगेटिव था तो नेगेटिव लिखा, +3 पॉजिटिव था तो प्लस लिखा, और ये माइनस। और इसको आप
ऐसे केवल ऊपर ऊपर जो आपका कॉमन एरिया उसको छोड़कर आ रहा है उसको हैच कर देंगे तो यह कहलाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ब्लैक वाला म्यू डायग्राम, रेड वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कंपोजिट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। ये आपका क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इतना आपको करना ही करना है तो हो जाएगा। डायग्राम बनाकर वीडियो रोक कर डायग्राम बना लें, ये क्वेश्चन आपका खत्म। फिक्स में आपको पता चल गया कि जहाँ फिक्स आएगा वहाँ 0 इमेजिनरी स्पान लेंथ लेके चलना है, और या वैसे याद रख लो कि हीरोइनें आ जाएंगी हमारी याद, इमेजिनरी शादी कर लेना इमेजिनरी में, है ना। तो जहाँ भी फिक्स है वहाँ हीरोइन, है ना। ऐश्वर्या राय पसंद तो ऐश्वर्या राय, कैटरीना पसंद तो कैटरीना पसंद, सनी लियोनी पसंद तो पसंद, और सोच लेना अब तो पूरी आगे की पिक्चर सोच लेना। इमेजिनरी है, कुछ भी सोच सकते हो, होना जाना नहीं है। तो अल्टीमेटली खाली वो आपको खुश करने के लिए है। वैसे ही यहाँ इक्वेशन बनाने के लिए केवल और केवल क्या है, इमेजिनरी स्पान है, उसके बाद उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि काल्पनिक घटनाएं हैं साहब। ये तो काल्पनिक घटना है तो काल्पनिक ही होती है, एक्चुअल होता है क्या, नहीं होता।